नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 9वीं के मिड टर्म के पेपर के पैटर्न के बारे में। आप सभी 9वीं कक्षा में हैं और आपके लिए कक्षा भी नई है और साथ में बोर्ड भी नया है। अभी तक आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, अभी आप डीबीएसई बोर्ड के अंडर परीक्षा देने वाले हैं और पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। अभी आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं होने वाली हैं। 25 सितंबर से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अभी डेट शीट नहीं आई है, जल्दी ही आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो आज हम मिड टर्म की परीक्षा में जो आपका हिंदी का पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है, उसका पैटर्न क्या है, कहाँ से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कुल कितने प्रश्न रहने वाले हैं, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड आपके लिए नया है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अभी 8वीं कक्षा तक आप पेपर देते हुए आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि पेपर कैसे दिया जाता है। डीबीएसई बोर्ड के अंदर पिछले 3 साल से पेपर हो रहे हैं और 3 सालों में जो पैटर्न था पेपर का, इस साल थोड़ा सा बदला गया है। आइए पेपर के पैटर्न के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन यानी कि खंड। तो जो पहला खंड आपको मिलेगा, सबसे पहले जो प्रश्न मिलेंगे वो आपके खंड 1 से होंगे। और पिछले सालों की हम बात कर रहे थे, पिछले 3 साल से डीबीएसई बोर्ड के अंडर पेपर हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 अपठित गद्यांश आते थे, लेकिन इस बार आपका 1 अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। 8वीं कक्षा तक भी अपठित गद्यांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अनसीन पैसेज भी आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 1 अपठित गद्यांश आएगा और यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे और ये अपठित है, तो यानी कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। कहीं से भी कोई भी पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, ऑन द स्पॉट आपको पढ़ना है, समझना है और समझ के उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश या पद्यांश देने का उद्देश्य क्या होता है? आपकी रीडिंग स्किल को एसेस करना, कि आप कितने अच्छे से कोई भी हिंदी की अगर विषय वस्तु आपको दी जाती है, कहीं से भी दी जाती है, तो अपनी समझ के आधार पर अच्छे से पढ़कर समझकर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये आपका रीडिंग स्किल का असेसमेंट हो रहा है। 5 प्रश्नों में भी आपने ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 3 जो प्रश्न है उनका पैटर्न क्या रहने वाला है? एमसीक्यू। एमसीक्यू आप अच्छे से, प्रश्न 1 से लेकर 3 तक एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, यानी कि 4 विकल्प आपके होंगे, चारों में से सही को आपने टिक लगाना है। और इनको हम डीबीएसई बोर्ड के अंडर एसआरटी बोलते हैं। एसआरटी यानी कि सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टाइप। आपने अपना रिस्पॉन्स यानी उत्तर सिलेक्ट करना है। 4 उत्तर पहले से आपके पास होंगे और जो चौथा और 5वां प्रश्न आपका यहाँ से बच जाता है, तो चौथा और जो 5वां प्रश्न है वो आपका सीआरटी होगा। सीआरटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि आपने इनके उत्तर लिखने हैं और इनके जो उत्तर लिखने हैं तो शब्द सीमा भी दी जाएगी, यानी कि आपको 40 से 50 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। ये आपके 5 प्रश्न हैं। ऐसे ही खंड 1 में आपका 1 अपठित गद्यांश आने वाला है। पद्यांश के स्थान पर आपका क्या आएगा? गद्यांश। खंड 1 में 1 आपका अपठित गद्यांश हो गया और दूसरा आपका 1 ही अपठित पद्यांश आएगा। तो पद्यांश आप सभी जानते होंगे, कविता की पंक्तियों को, काव्य की पंक्तियों को हम पद्यांश कहते हैं। इसको काव्यांश भी आप कह सकते हैं। तो जैसे 5 प्रश्न पूछे गए थे अपठित गद्यांश से, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न संख्या आपकी हो जाएगी 6 से लेकर 10। और यहाँ पर भी पैटर्न सेम रहेगा। 6, 7, 8 जो आपके 3 प्रश्न हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। एमसीक्यू आप अच्छे से जानते हैं, जिसको हम एसआरटी भी बोलते हैं। एसआरटी यानी कि सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टाइप। और आपका 9वां और जो 10वां प्रश्न है ये आपके क्या होंगे? सीआरटी। सीआरटी हम किसे कहते हैं? क्रिएटिव रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि आपने अपना उत्तर लिखना है, 40 से 50 शब्दों में अपना उत्तर यहाँ पर देना है। तो ये कुल 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं। कहाँ से? खंड 1 से। और इसके लिए कोई पाठ्यक्रम है नहीं, आपको ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी हिंदी अच्छी है, कहीं से भी हिंदी का कोई भी कंटेंट अगर आपको दिया जाता है तो आप ऑन द स्पॉट उसको पढ़कर कितना समझ पाते हैं, तो इसीलिए इस एक खंड की रचना की गई है। आइए दूसरे खंड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और दूसरा खंड जो है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरा खंड आपकी पाठ्यपुस्तक से आने वाला है। तो पाठ्यपुस्तक में आपके कुल 3 इकाई हैं, 3 यूनिट हैं और तीनों में आपने कुल 5 पाठ पढ़े हैं। तो यहाँ से आपके कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड 2 में प्रश्न आपके 6, यानी कि प्रश्न संख्या 11 से और 16 तक आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपकी पाठ्यपुस्तक। अब आप कहोगे मैडम पाठ्यपुस्तक तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आपके पाठ हैं वही आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हैं। तो कहीं आप सभी जानते हैं, आपने 5 पाठ पढ़े हैं, वही 5 पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक में शामिल है।
तो यहाँ पर जो प्रश्न है 11 से 16 तक, इसमें 11 से लेके 15 तक जो आपके 5 प्रश्न हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, यानी कि उनके उत्तर आपने लघु उत्तर के रूप में, छोटे उत्तर के रूप में लिखना है, जिसमें 40 से 50 शब्दों की सीमा रहेगी। और ये जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के जो पाठ आपने पढ़े हैं तो वहाँ से पूछे जाएंगे। तो अच्छे से सभी पाठों को आप रिवाइज कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। और जो प्रश्न संख्या 16 है ये आपका क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। और इसमें साथ में आपको क्या मिलेगी, चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके 2 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा करके, और जो दूसरा जो प्रश्न है उसमें और पहले प्रश्न में आपने जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको करना है। और यहाँ पर जो शब्द सीमा है वो रहेगी 100 से 120 शब्द। तो इस तरीके से ये आपका पेपर का पैटर्न है, ताकि आपके पेपर से पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या क्या पूछा जाने वाला है, कहाँ कहाँ से पूछा जाने वाला है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये खंड 2 है जिसमें कुल आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 6। आइए आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो खंड है वो आप खुद ही बताइए कहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरा जो खंड है बच क्या गया, आपकी व्याकरण बच गई है। तो व्याकरण में कुछ टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो व्याकरण में आपके यहाँ से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 10 प्रश्न हैं इनमें भी 5 जो प्रश्न हैं, यानी कि हमारे प्रश्न संख्या 16 तक हो गया, तो प्रश्न आपके 17 से 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 17 से 21 तक जो 5 प्रश्न बन जाते हैं आपके, वो आपके MCQ बेस्ड रहेंगे बिल्कुल वैसे ही। और जो आपके बाकी के 5 प्रश्न बन जाते हैं, यानी कि 22 से लेकर और 26 तक, तो ये आपके CRT रहेंगे, यानी कि इनके उत्तर आपको लिखने हैं 40 से 50 शब्दों में। और यहाँ कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली इकाई में आपने क्रिया पढ़ा था, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर आपने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण और इसके 4 भेद होते हैं, यानी कि क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। कुछ आपको वाक्यांश दे दिए जाएंगे जिसमें पहचान करना है किसमें सकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है, सकर्मक अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है। तो किसी भी तरीके से MCQ में 4 उत्तर दिए जाएंगे, एक को आपने सही लगाना है। और 22 से 26 तक आपको अपने उत्तर खुद से लिखने हैं। तो मान लीजिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया, तो आप उसका पूरे अच्छे से अंतर स्पष्ट करेंगे। क्रिया विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं, आपने पढ़े होंगे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। MCQ में आपके 4 विकल्प दिए जा सकते हैं, जिसपे पहचान करने के लिए दिया जा सकता है कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकाई 2 में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आपने पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो ये कितने होते हैं आपने पढ़ लिए हैं, वाक्य भेद, क्योंकि सिलेबस आपका सभी स्कूलों में पूरा हो गया होगा। 8 भेद होते हैं, तो इन 8 भेदों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। और साथ में आपने क्या पढ़ा है, अलंकार। तो ये आपका पाठ्यक्रम है खंड 3 के लिए। तो अलंकार में आपके कितने अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपका है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में आपका है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशोक्ति अलंकार भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें पहचान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको इस खंड की तैयारी करनी है, जहाँ से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 में से 5 MCQ रहेंगे और 5 आपके CRT बेस्ड रहेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं और खंड 4 की बात करते हैं। तो व्याकरण के कुछ टॉपिक आपने और भी पढ़े होंगे। ये खंड 4 है और इसका दूसरा नाम है रचनात्मक लेखन। ये व्याकरण का ही हिस्सा है, रचनात्मक लेखन, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, कितना अच्छा आप लिखते हैं, रचनात्मक लेखन। और इसमें आपकी राइटिंग स्किल को एसेस किया जाएगा। तो रचनात्मक लेखन, और यहाँ से कुल 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आपके अभी तक टोटल कितने हो गए हैं, 26। तो प्रश्न संख्या 27, 28 और 29 यहाँ से पूछी जाएगी। अब टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। पहली इकाई में आपने पढ़ा होगा लघु कथा लेखन। एक छोटी कहानी आपको लिखनी है और कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा कहानी से रिलेटेड, आपको ऑन द स्पॉट लघु कहानी लिखनी है, अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी रचनात्मकता के आधार पर क्रिएटिविटी दिखानी है। कोई भी टॉपिक मिल सकता है, जैसे कि आज़ादी के ऊपर एक लघु कथा लिखिए या कोई संकेत बिंदु लिख सकते हैं। आपको लघु कथा लेखन से संबंधित कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे ईमानदारी के ऊपर कोई कहानी लिखिए, या फिर समय का सदुपयोग के ऊपर कहानी लिखिए, सच्ची दोस्ती के ऊपर कहानी लिखिए, या कुछ संकेत बिंदु भी दिए जा सकते हैं।
तो आपको इनको समझकर पेपर में लिखना है। प्रश्न संख्या 27, 28, 29 में तीनों में आपको चॉइस दी जाएगी, यानी कि दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे। लघु कथा में भी दो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आपको हल करना है। 28 प्रश्न में आपको क्या करना है, 28 प्रश्न में आपको पत्र लेखन करना है। औपचारिक और अनौपचारिक दो पत्र लेखन आपको करवाए गए हैं, तो दोनों में से एक आपको करना है। ये आपका प्रश्न संख्या 28 में आने वाला है। और तीसरा आपका निबंध लेखन इकाई 3 का हिस्सा है। तो निबंध लेखन और पत्र लेखन ये आपके लिए नए टॉपिक नहीं है, ये आपने पहले 8वीं क्लास तक भी लिखे हैं। तो इन तीनों से आपके 3 सवाल पूछे जाएंगे, और ये जो तीनों सवाल हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी कि 100 से 200 शब्दों के बीच में आपने इनके उत्तर देने हैं। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। 4 सेक्शन आने वाले हैं, 4 खंड आने वाले हैं, और किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 29 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। आइए व्याकरण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये पिछले साल का पेपर है, सैम्पल पेपर आप इसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हैं पहले खंड में अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे गए हैं। तो इस बार एक ही गद्यांश आएगा और एक ही पद्यांश आएगा। इस पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे गए हैं, और जो पैटर्न मैंने आपको बताया है 3 जो प्रश्न है गद्यांश से वो आपके MCQ बेस्ड हैं, और साथ में 2 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे आप देख सकते हैं ये काव्यांश है। आप यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं 3 प्रश्न आपके MCQ बेस्ड पूछे जाएंगे इस तरीके से, और 2 के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं। बाकी आपका व्याकरण का खंड है, आप इसे देख सकते हैं 10 सवाल पूछे जाएंगे, और किस तरीके से पूछे जाएंगे, यहाँ पर 5 MCQ बेस्ड रहेंगे और 5 आपके क्या रहने वाले हैं, लिखित उत्तर वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चोर ने माजी से पूछा, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी। तो याद कीजिए मेरे संग की औरतें पाठ आपने पढ़ा है, और मेरे संग की औरतें पाठ में ये पंक्ति दी गई है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं वह बहुत जोर से हंस रहा है। इस वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य में आपने बदलना है। तो विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो वह बहुत जोर से हंस रहा है, तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, पहला, अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है। वाक्य का वह अंश जो क्या कर रहा है, प्रश्न का उत्तर देता है, क्या कहलाता है। तो थोड़ा घुमा फिरा के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्या कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई काम कर रहा है, इसका उत्तर कोई काम के रूप में आएगा। तो ये क्या है, क्रिया। तो क्रिया से देखो कितना, क्रिया से कैसे घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिया गया है। आगे है अत्यधिक, कम, थोड़ा, जरा। ये शब्द कौन से क्रिया विशेषण के भेद में आते हैं, तो ये हमारी मात्रा के बारे में बात करते हैं, और मात्रा को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और मात्रा से संबंधित विशेषता को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, तो अलंकार आप देख लीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार का भेद पूछ लिया गया है। वक्रोक्ति ये अलग से ऑप्शन दे दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अर्थालंकार का भेद क्या होता है आपका, रूपक अलंकार। श्लेष और यमक किसके होते हैं, शब्दालंकार के। तो ये 5 प्रश्न थे आपके, और साथ में यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर लिखने वाले प्रश्न हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यही आपके सिलेबस में है, सकर्मक और अकर्मक। उनके नाम लिखने हैं, और उसके बाद एक एक उदाहरण देना है आपने। तो इस तरीके से प्रश्न के उत्तर आपने लिखने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, और सबके नाम पूछ लिए गए हैं, तो आप याद कर लीजिए। श्लेष और यमक अलंकार में क्या अंतर है, तो श्लेष और यमक अलंकार में अंतर स्पष्ट करना है, और दोनों का एक एक उदाहरण भी देना है। कालवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक एक उदाहरण देना है। तो इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाएंगे, कुछ MCQ बेस्ड रहेंगे और कुछ के उत्तर आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये आपकी जो कविताएं हैं, पानी में घिरे हुए लोग, जादू टूटता है पाठ आपने पढ़ा है, मेरे संग की औरतें, और ये आपका 2 बैलों की कथा है, लहासा की ओर है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस बार का जो पैटर्न है थोड़ा अलग है। अब लघु कथा लेखन की आप बात कर रहे थे, तो देखिए सत्यमेव जयते आपको टॉपिक दे दिया गया है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, सत्य की ही जीत होती है। तो इससे संबंधित करके आपने अपनी कल्पना के आधार पर कहानी लिखनी है। तो खुद से आप कहानी बनाएंगे। मूर्खता का परिणाम ये टॉपिक दे दिया गया है। तो ऑन द स्पॉट आपको अपनी कल्पना के आधार पर, क्रिएटिविटी के आधार पर कहानी लिखनी है 100 से 120 शब्दों में। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में ही आपको जगह दी जाएगी, वहीं पर आपको ये बुकलेट की फॉर्म में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वहीं पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं।
पत्र लेखन आप देख सकते हैं, एक आपका औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। और निबंध लेखन, और साथ में आपका निबंध लेखन आएगा। तो ये पिछले साल का पेपर है, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा अलग था, इस बार पैटर्न में थोड़े बदलाव किए गए हैं। और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस बार कुल 29 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले साल तक 33 प्रश्न होते थे और 2 गद्यांश होते थे। 2 गद्यांश में से एक गद्यांश को जब हम हटा देते हैं तो 5 प्रश्न वैसे ही कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पैटर्न है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है। लघु कथा लेखन, पत्र लेखन और निबंध लेखन, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑन द स्पॉट आपको मैनेज करके कल्पना के आधार पर उत्तर लिखना है। थोड़ा सा अभ्यास आप पहले से कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं तो सिलेबस आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा। 2 बैलों की कथा आपने पढ़ा है, साथ में मेरे संग की औरतें पढ़ा है, पानी में घिरे हुए लोग कविता आपने पढ़ी है, जादू टूटता है कहानी पढ़ी है, और लहासा की और यात्रा वृत्तांत पढ़ा है। इन 5 पाठों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ में व्याकरण के जो टॉपिक हैं, लघु कथा लेखन हो गया है आपका, क्रिया हो गया है, क्रिया विशेषण हो गया है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और अलंकार, इनका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सारे टॉपिक मैंने अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, जितने भी पार्ट हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके का पैटर्न होता था, कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।